को जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर। हाँ, चले शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वित्त आयोग और नीति आयोग, फिनांस कमीशन और नीति आयोग। स्क्रीन पे पहले वित्त आयोग है आपके सामने। वित्त आयोग या फिनांस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 दो अनुच्छेद हैं जिनमें नीति आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग और आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, ये दो अनुच्छेद संविधान के। वित्त आयोग का संगठन क्या है और काम क्या है। चूंकि संवैधानिक संस्था है तो स्वाभाविक सी बात है कि संविधान में उल्लेख है संगठन का भी, कामों भूमिकाओं का भी। योजना आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, नीति आयोग हो, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो न संवैधानिक हैं न वैधानिक। सरकार की मर्जी या केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से बनी संस्थाएं हैं वो सब। तो उनके संगठन और कामों में पर्याप्त लचीलापन देखने को मिलता है। समय और परिस्थिति के परिवर्तन के साथ संगठन में भी बदलाव देखने को मिलते हैं और कामों में भी। लेकिन जो वित्त आयोग है संवैधानिक निकाय है। मूल संविधान में ही आर्टिकल 280 में हमने इसके लिए प्रावधान किया था। इसके काम, संगठन सब संविधान के माध्यम से ही तय हैं या संविधान के तहत संसद को शक्तियां दी गई हैं तो संसद ने कानून बना के तय किए हैं। तो फिर यहाँ चूँकि सरकार की मर्जी नहीं है, कार्यकारी प्रस्ताव से तय नहीं होती चीज़ें, तो फिक्स है। अब तक जैसा आप देख रहे हैं हमारे देश में 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। 15वें वित्त आयोग ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वित्त आयोग का संगठन, स्क्रीन पर कुछ पॉइंट आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्ध न्यायिक या क्वासी जुडिशियल बॉडी, ऐसी संस्था जो न्यायपालिका का अंग ना हो लेकिन न्याय कार्य करती हो, विवाद निपटाती हो, तो उस तरह की संस्था को फिर हम क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक कहते हैं। न्यायपालिका का अंग नहीं है लेकिन न्यायपालिका वाले काम करती है, आपसी विवादों का निपटारा। तो वित्त आयोग को भी एक अर्ध न्यायिक या क्वासी जुडिशियल निकाय के रूप में स्थापित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत।
लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर और या जरूरत हो तो उसके पहले भी वित्त आयोग का गठन संभव है। जब संविधान लागू हुआ तो 2 साल के अंदर वित्त आयोग बनना था और फिर उसके बाद हर 5 साल में, और या अगर राष्ट्रपति को आवश्यकता लगती है तो 5 साल के पहले भी वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सलाह सरकार की होगी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे केंद्रीय वित्त आयोग में। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। एक बार जिन लोगों की नियुक्ति की गई है अध्यक्ष सदस्य के रूप में, रीअपॉइंटमेंट या पुनर्नियुक्ति भी संभव है। फिक्स टेन्योर नहीं है कि 5 साल तक पूरा काम करेगा ही वित्त आयोग, ऐसा नहीं होता है संस्था के साथ। हर 5 साल में संस्था का गठन किया जाता है। 1.5 साल 2 साल जनरली इतना समय लगता है वित्त आयोग को अपने कार्य, अपनी भूमिका का निर्वहन करने में। वित्त आयोग रिपोर्ट सौंपता है सरकार को और उसके बाद फिर भंग हो जाता है। 5 साल पूरे होते हैं तो नया वित्त आयोग बना दिया जाता है। तो परमानेंट पूरे 5 साल तक काम करने वाली संस्था नहीं है, बनती हर 5 साल में है, रिपोर्ट देती है, समाप्त हो जाती है। इसीलिए देखिए लिखा है कि कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, मतलब जब तक ज़रूरत है 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जो भी तब तक रहता है इसका कार्यकाल। संगठन में ही कुछ और बातें हैं। सदस्यों की योग्यता और चयन विधि के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। जो ये सदस्य नियुक्त होंगे, अध्यक्ष सदस्य, क्या योग्यताएं होंगी, कैसे नियुक्त होंगे, ये तय करने का अधिकार संसद को दिया गया। संसद ने देखिए कानून बनाया, वित्त आयोग अधिनियम 1951। 1951 में वित्त आयोग के द्वारा संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया, वित्त आयोग अधिनियम 1951। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण किया गया। क्या योग्यताएं? अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। जो योग्यताएं भी तय की जाती हैं तो बड़ा इस तरीके की कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स या भेग होती हैं। इतना व्यापक दायरा हो जाता है योग्यताओं का कि एक तरह से सरकार की मर्जी हो जाती है फिर
कि किसको नियुक्त करना है। अब सार्वजनिक मामलों का अनुभव, इसकी क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन डिसाइड सरकार करे। कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट, लेकिन अब इस तरह के मामले कहाँ कोर्ट में कि भैया वित्त आयोग के जिस व्यक्ति की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी है कि नहीं है। अब इस तरह की बात तो कभी कोर्ट में जानी से रहे। एक तरह से सरकार की मर्जी है, जिसको चाहे बस। हाँ, कानून के तहत ये है प्रावधान कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति, उसे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य तो 4 सदस्य हैं, तो एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो और या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। चूँकि अर्ध न्यायिक निकाय कह रहे हैं हम वित्त आयोग को, विवादों का निपटारा भी करना है कई तरह के, तो फिर एक न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीश हो या रह चुका हो और या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। एक सदस्य जिसे सरकार के वित्त और लेखा मामलों का ज्ञान हो, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, इन सब चीज़ों की जानकारी हो, एक ऐसा सदस्य। एक सदस्य जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस। और एक सदस्य जो अर्थशास्त्र का जानकार हो। तो मतलब 4 सदस्य हैं, चारों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की गई हैं और एक अध्यक्ष, उनकी अलग योग्यता। तो कुल 5, पांचों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय कर दी गई हैं संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत। नियुक्ति राष्ट्रपति को करना है और हम देख रहे हैं राष्ट्रपति ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। क्या काम सौंपे गए हैं वित्त आयोग को? संविधान का अनुच्छेद 280 ग, आर्टिकल 280C, उसमें वित्त आयोग के कामों की चर्चा है। लिखा है, देखिए, अनुच्छेद 280 ग के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें की जानी है। कौन कौन से मामलों में ये राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा? अनुच्छेद 280 ग में उसका उल्लेख है। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच करों के आगमों का वितरण और फिर राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। कई कर ऐसे हैं जो केंद्र वसूलता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में उनका आवंटन होता है। हम पढ़ते हैं वित्तीय संबंध जो हैं केंद्र राज्य के, कई कर पूरी तरह से केंद्र के, कुछ राज्य के, कुछ केंद्र इकट्ठा करेगा, बंटवारा होगा, कुछ राज्यों को दे दिए जाएंगे। तो ऐसी अलग अलग कैटेगरी। तो ऐसे कर जिनका केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है, कितना बंटवारा होगा, कितना केंद्र को मिलेगा, कितना राज्य को, राज्यों में भी फिर किस राज्य को कितना होगा, सबसे पहला काम ये डिसाइड करना है वित्त आयोग का। दूसरा काम देखिए, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता हेतु अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। करों के बंटवारे के अलावा केंद्र द्वारा राज्यों को कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं। उन अनुदानों की सिफारिशें भी वित्त आयोग करता है।
आप देखिए संविधान में यही लिखा था कि केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान से जुड़े सिद्धांत, कौन से अनुदान होंगे, किसको कितने दिए जाएंगे, सब वित्त आयोग को तय करना। लेकिन जब 15 मार्च 1950 को हमारे देश में योजना आयोग बना, उसके बाद से क्या होने लगा था कि अनुदानों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक वैधानिक अनुदान और दूसरा स्वैच्छिक अनुदान। वैधानिक अनुदान बस सीमित कर दिए गए थे वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए। वैधानिक अनुदान जो राज्य के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं, उनकी सिफारिशें वित्त आयोग करता था। और स्वैच्छिक अनुदान जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए थे, वो योजना आयोग की सिफारिश से दिए जाने लगे। एक तरह से वित्त आयोग के कामों में हस्तक्षेप किया योजना आयोग ने। अब जबकि योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग को इस तरह का कोई काम या शक्ति नहीं दी गई कि वो राज्यों को अनुदान की सिफारिशें करे, कोई फिनेंशियल पावर नहीं दी गई। परिणाम कि वापस वित्त आयोग को अपना काम मिल गया। अब सभी तरह के अनुदानों की सिफारिशें करना वित्त आयोग का ही काम है, जो कि संविधान की मूल भावना भी थी या संविधान का प्रावधान भी था। आरोप लगता है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। वास्तव में देखें कि संविधान पहले था खतरे में कि अब है खतरे में। योजना आयोग था तब नहीं था संविधान खतरे में, जहां राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी। अब जब नीति आयोग है, सहकारी संघवाद है, राज्यों की भी भूमिका है, तब संविधान खतरे में लग रहा है कई लोगों को। जब योजना आयोग ने वित्त आयोग के काम छीन लिए तब नहीं था संविधान खतरे में। अब जबकि वापस वित्त आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है उसके काम उसे मिल गए हैं, तो संविधान खतरे में लग रहा है कुछ लोगों को। खैर, तीसरा काम देखेंगे, ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जुड़ा। 73वें 74वें संशोधनों द्वारा शामिल किया गया तीसरा काम कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताना। चूंकि आप देखेंगे जैसे केंद्र स्तर पर केंद्रीय वित्त आयोग है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है, अनुदान की सिफारिशें करता है, उसी तरह से 73वें 74वें संविधान संशोधनों ने केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर राज्य वित्त आयोगों की स्थापना की व्यवस्था की है। काम बिल्कुल वही है राज्य वित्त आयोग के जो केंद्र और राज्य के संदर्भ में केंद्रीय वित्त आयोग के हैं। राज्य वित्त आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में करों के वितरण के सुझाव देता है, अनुदान के सिद्धांत तय करता है। लेकिन अब राज्यों में एक समस्या होती है कि राज्यों की संचित निधि में पैसा होगा तब तो वो स्थानीय निकायों को देंगे। उनकी वित्तीय स्थिति वैसे ही खराब है राज्यों की, अब कहाँ से वो बंटवारा करके स्थानीय निकायों को देंगे। तो फिर केंद्रीय वित्त आयोग को ये काम सौंपा गया है 73वें 74वें संशोधनों से कि ये सलाह देगा राज्यों को कि वो कैसे अपनी इनकम बढ़ाएं, संचित निधि या जो खजाना है उसमें पैसा कैसे बढ़ाएं वो, ताकि स्थानीय निकायों को दे पाएं। जब होगा तब तो स्थानीय निकायों को देंगे। तो राज्यों की देखिए लिखा है राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। राज्य के खजाने में कैसे पैसा बढ़ेगा उसके भी सुझाव अब इसके बाद देता है वित्त आयोग 73वें 74वें संशोधनों के बाद में। और एक चौथा काम देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, मतलब उन तीन के अलावा कोई और मैटर राष्ट्रपति सौंपे जो वित्त से जुड़ा हो, तो फिर उसके बारे में भी वित्त आयोग राष्ट्रपति को फिर अपनी सिफारिश करता है। तो ये तो
काम है वित्त आयोग के, एक केंद्र और राज्य के बीच में करों का वितरण, राज्यों को आपस में किसको कितना मिलना है, फिर केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, फिर तीसरा जो बाद में जुड़ा राज्यों की संचित निधि को बेहतर बनाना है, खजाना भरना है तो उसके उपाय सुझाव, और चौथा कोई अन्य मामला जो वित्त से जुड़ा हो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाए। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की रिपोर्ट का प्रोविज़न है, लिखा है कि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे, और जब राष्ट्रपति संसद में रखवाएंगे तो सरकार का स्पष्टीकरण ज्ञापन भी होगा कि रिपोर्ट पे सरकार ने क्या कार्यवाही की, और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। तो सरकार का एक स्पष्टीकरण ज्ञापन होता है उस रिपोर्ट के साथ। वित्त आयोग ने काम किया, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी, राष्ट्रपति ने अब सरकार से स्पष्टीकरण ज्ञापन सरकार ने दिया राष्ट्रपति को कि जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है इस पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है, अगर वित्त आयोग की कोई सिफारिश नहीं मानी जा रही है तो क्यों नहीं मानी जा रही है, उसका कारण, और तब फिर राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट और सरकार के स्पष्टीकरण ज्ञापन इसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। तब संसद में फिर चाहे तो उस पर चर्चा हो। तो ये केंद्रीय वित्त आयोग का संगठन और काम है। थोड़ा सा अगर यहाँ संक्षेप में देखें, योजना आयोग और वित्त आयोग का अंतर, अब तो योजना आयोग नहीं रहा, लेकिन हमें चूंकि नीति आयोग का औचित्य समझना है तो इसलिए इन चीज़ों को जानना जरूरी है। अभी मैंने कहा कि योजना आयोग ने वित्त आयोग के कामों में हस्तक्षेप कर दिया, स्वैच्छिक अनुदान योजना आयोग की सिफारिश से दिए जाने लगे, ना संवैधानिक निकाय था ना वैधानिक निकाय था, जबकि वित्त आयोग एक खुद संवैधानिक निकाय था। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय हुआ करता था, जबकि वित्त आयोग हम देख रहे हैं एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग स्थायी था, जब तक सरकार है, जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक योजना आयोग काम करता था, लेकिन वित्त आयोग अस्थायी निकाय, हर 5 साल में बनेगा, 1.5-2 साल काम करेगा, रिपोर्ट देगा, भंग हो जाएगा। योजना आयोग को प्रशासनिक तकनीकी अनुभव ज़्यादा था, इसीलिए कि स्थायी है, लंबा काम करना है, तुलनात्मक दृष्टि से वित्त आयोग के पास प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुभव कम, क्योंकि इसे तो स्थायी काम करना नहीं है। 1.5-2 साल काम किया, भंग हो गया, नया वित्त आयोग बना, नए लोग आ गए उसमें, तो योजना आयोग का अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता था, और वित्त आयोग में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष होगा। और एक अंतर मैंने बताया कि योजना आयोग स्वैच्छिक अनुदानों की सिफारिशें करता था, जो कि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए थीं, जबकि वित्त आयोग वैधानिक अनुदानों की सिफारिश जो कि राज्य के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने से संबंधित थीं। अब योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग बना है उसे ये स्वैच्छिक अनुदान वाली शक्ति नहीं है, सारे काम अब वित्त आयोग ही कर रहा है, वित्त से जुड़े हुए। 14वें वित्त आयोग ने आप देखिए 42% का एक तय कर दिया था अनुपात की, उतना राज्यों को दिया जाना है। 15वें वित्त आयोग ने कोविड वगैरह की वजह से 1% कटौती करके 41 किया है, तो उसमें सब आ गया है। तो नीति आयोग के पास इस तरह का फाइनेंशियल जैसा कोई काम नहीं है। दोनों के कार्यों की प्रकृति परामर्शी, किंतु योजना आयोग के परामर्शों के स्वीकृत होने की संभावना ज़्यादा, कारण कि उसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री।
हैं तो अल्टीमेटली संवैधानिक परामर्शी संस्थाएं। योजना आयोग भी परामर्शी था, वित्त आयोग भी परामर्शी। भले वित्त आयोग संवैधानिक है, लेकिन अल्टीमेटली तो सिफारिशें मानना नहीं मानना सरकार की मर्जी के ऊपर। योजना आयोग की सिफारिशें मानने की संभावना ज़्यादा होती थी, इसलिए क्योंकि खुद पीएम अध्यक्ष हैं, सरकार के मुखिया भी वही हैं, तब योजना आयोग की सिफारिश तो ना मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अंतर थे योजना आयोग वित्त आयोग में। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, योजना आयोग और वित्त आयोग को, तो सबसे बड़ा अंतर हम देख रहे हैं कि योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय था और वित्त आयोग संवैधानिक। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसकी भूमिका ज़्यादा मजबूत और प्रभावी होनी चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है हम सबका जवाब यही होना चाहिए कि वित्त आयोग, क्योंकि वो संवैधानिक निकाय है। और कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर संवैधानिक संस्थाओं के हावी होने को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। व्यवहार में जो हो रहा है वो फिर अलग इशू है। हमें तो हमेशा संविधान में लिखी बातों को ही प्राथमिकता देनी है। वही बात लिखिए, देखिए कि योजना आयोग की तुलना में वित्त आयोग की भूमिका के ज़्यादा प्रभावशाली होने की अपेक्षा की जाती थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, जबकि वित्त आयोग संवैधानिक। तो हम अपेक्षा करते थे कि वित्त आयोग की भूमिका ज़्यादा प्रभावी हो बजाय योजना आयोग के, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। व्यवहार में हमारे देश में अगर हम 1950 से लेकर 2014 तक की एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस लगभग 65 साल में योजना आयोग की भूमिका ज़्यादा प्रभावी रही बजाय वित्त आयोग के। कई कारण मौजूद रहे। एक कारण तो देख ही रहे कि उसका अध्यक्ष खुद पीएम था योजना आयोग का, जबकि वित्त आयोग तो भाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब जिसका अध्यक्ष खुद पीएम है, नेचुरल सी बात है कि उसकी मान्यता ज़्यादा होनी है। वित्त आयोग को प्रभावी क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो संवैधानिक है। योजना आयोग के राजनीतिक दुरुपयोग का डर ज़्यादा था, और हुआ भी 65 साल में खूब राजनीतिक दुरुपयोग। जहां केंद्र की विरोधी पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में थीं, वहां योजना आयोग कम पैसा देता था, चूंकि स्वैच्छिक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। ये स्थिति हो गई थी हमारे देश में कि केंद्र द्वारा राज्यों को अगर 100 रुपये ग्रांट दिया जाता था, तो 80 रुपये योजना आयोग की सिफारिश से होता था और 20 रुपये वित्त आयोग की। जबकि होना चाहिए था उल्टा कि पहली बात तो 100 में पूरा 100 वित्त आयोग दे, फिर भी चलो योजना आयोग बनाया है आपने तो 80 रुपये वित्त आयोग दे और 20 रुपये योजना आयोग, और होता था उल्टा। इतनी भूमिका थी योजना आयोग की। और जहां विरोधी पार्टी की सरकार है तो फिर पूछिए मत, समय पे पैसा नहीं देगा योजना आयोग, कम पैसा देगा, चूंकि भैया अध्यक्ष तो पीएम है, कई मंत्री सदस्य हैं, तो राजनीतिक दुरुपयोग बहुत होता था। इसलिए भी राज्यों की डिमांड भी होती थी कि वित्त आयोग की भूमिका ज़्यादा प्रभावी बनाई जाए बजाय योजना आयोग के। लेकिन व्यवहार में हमारे देश में योजना आयोग की भूमिका ही ज़्यादा प्रभावी रही बजाय वित्त आयोग के। वित्त आयोग जो पैसा देता है, राज्य अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि योजना आयोग जो पैसा देता था वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए था। किस योजना में कहाँ कितना खर्चा करना है वो तय होता था, उसी के अकॉर्डिंग राज्यों को खर्च करना होता था। तो इसलिए भी राज्य चाहते थे कि उन्हें पैसा खर्च करने की आज़ादी मिले, और इसलिए वित्त आयोग के द्वारा अनुदान दिए जाए। नहीं हुआ व्यवहार में, तो इसलिए योजना आयोग बहुत विवादास्पद था।
योजना आयोग पूरी तरह से केंद्रीकृत संस्था थी, राज्यों की कोई भूमिका नहीं, राजनीतिक दुरुपयोग का डर था, वित्त को लेके होते थे मनमुटाव, वित्त आयोग योजना आयोग के आपस के विवाद थे। इन्हीं सब संदर्भों में नीति आयोग की स्थापना की गई फिर हमारे देश में। अगला टॉपिक नीति आयोग, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये, हालांकि इसमें अब समझना तो क्या है, ये रिपोर्ट आपको देखना है, मैगजीन में ये रिपोर्ट आपको दी गई है। मैंने बताया आपको कि अब तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं हमारे देश में। 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है, मैगजीन में आपको दी गई है 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। तो जैसा आप लोग अगर वो मैगजीन कभी पढ़ रहे हैं तो मेरा उद्देश्य अब यही है कि बिल्कुल आप अपडेट रहें। नोट्स में अगर हम चीज़ें जो रेगुलर नोट्स है उसमें नहीं भी कई बार हम चेंज कर पाएँ या अपडेट कर पाएँ, तो ये मंथली मैगजीन्स 3 जो दी जा रही हैं हर महीने, पर्पज़ यही है कि इनके माध्यम से आप खुद अपडेट रहें, और अगर रेगुलर नोट्स में कोई अपडेशन नहीं हो पाया तो आप इन मैगजीन से खुद भी उनको अपडेट कर लें। तो 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है। सारी रिपोर्ट हमने आपको, जो महत्वपूर्ण बातें हैं मंथली मैगजीन जो आपको मिल रही हैं उसमें दी गई है। वहीं से ये यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बस 2-5 मिनट यहाँ मैं बात कर लूँ आपसे, बाकी तो रिपोर्ट के जो डेटा हैं, क्या सिफारिशें हैं, वो आपको फिर अपने आप पढ़ना है और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब अगले 5 साल तक यही 15वां वित्त आयोग लागू रहेगा। तो अगले 5 साल तक ये रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगले वित्त आयोग की जब रिपोर्ट आ जाएगी 16वें की, तब तक आपके लिए ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। अभी तक 14वें वित्त आयोग की पढ़ते थे, अब वो गई ख़त्म। अब जब 15वां आ गया तो अब उसको आउटडेटेड हो गई 14वीं वाली, तो वो खत्म। हाँ, कंपैरिजन के लिए ज़रूर हम उसको भी देख सकते हैं कि 14वें की क्या सिफारिशें थी, 15वें ने क्या की हैं, क्या घटा बढ़ी हुई है, तो उस कंपैरेटिव स्टडी के लिए भले हम उसको देख सकते हैं। तो 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 के लिए हाल ही में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई और फिर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुछ बातें लिखी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। जो रिपोर्ट सौंपी उसका शीर्षक है वित्त आयोग कोविड के दौर में, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। वित्त आयोग को 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। पहली रिपोर्ट में वित्त वर्ष 20-21 के लिए अनुशंसाएं और अंतिम रिपोर्ट में 21 से 26 की अवधि के लिए अनुशंसाएं। ये वित्त आयोग के बारे में तो जो बातें जस्ट अभी हमने आपसे की हैं वही यहाँ बॉक्स में देखिए वो भी लिखी हैं वित्त आयोग के बारे में बातें। तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि यह अब तक का प्रथम आयोग है जिसने 6 वर्षों अर्थात 20 से 26 की अवधि के लिए अनुशंसाएं की हैं। कोविड की वजह से चूंकि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा वित्त, समय पे आयोग भी रिपोर्ट नहीं दे पाया, तो 20-21 के लिए अलग से उसने एक रिपोर्ट दी 1 साल के लिए, और फिर जैसा 5 साल की जो रिपोर्ट सौंपता है 21 से 26, तो वो तो कुल 6